आज के क्लास में हम स्टडी करेंगे द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके पहले की क्लास में हमने फर्स्ट स्टेज जो है वो डिस्कस किया था, उसको रिवाइज करेंगे। उसके साथ साथ सेकंड और थर्ड स्टेज जो है उसे भी समझेंगे और फिर उसके हेल्प से फुल कंप्लीट मॉडल ऑफ क्लासिकल्स का जो है, क्योंकि स्टेटमेंट और थ्योरी जो है इसकी ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ग्राफिकली इसको कैसे हम दर्शा सकते हैं और इक्विलिब्रियम से अगर डिसइक्विलिब्रियम पे हम जाते हैं शॉर्ट रन में, तो वापस से इक्विलिब्रियम या संतुलन पे कैसे वापस आएंगे, इस चीज को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले फर्स्ट स्टेज से। इसको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे जो हमने स्टडी किया था लास्ट क्लास में। फर्स्ट स्टेज बात करते हैं लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम की और साथ ही साथ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट की। श्रम बाजार संतुलन। इसमें हम जितने इक्वेशंस हैं उनको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ग्राफ स्टडी करेंगे जो हमने ग्राफ लास्ट क्लास में प्लॉट किया था। एक्स एक्सिस पे आप लेंगे लेबर एम्प्लॉयड, कितने श्रमिकों को काम मिला। वाई एक्सिस में हम लेंगे रियल वेज रेट। रियल वेज रेट का लेबर एम्प्लॉयड के साथ अगर हम रिलेशनशिप देखेंगे और उसमें लेबर डिमांड लेंगे, तो लेबर डिमांड का जो रिलेशनशिप है रियल वेज रेट के साथ वो कैसा नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो इसलिए कर्व कैसा हमने बनाया था, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को भी दर्शाएगा, क्योंकि उतने ही श्रमिकों को काम मिलेगा जब तक कि रियल वेज रेट जो है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर नहीं हो जाता। अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से कम हो गई रियल वेज रेट से, तो लॉस की कंडीशन आएगी। इसलिए ये जो कर्व है लेबर डिमांड का, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को भी दर्शाता है। रियल वेज रेट जितना ही ज्यादा होगा, लेबर एम्प्लॉयड की डिमांड उतनी ही कम होगी। रियल वेज रेट में अगर गिरावट आएगी तो लेबर डिमांड जो है वो बढ़ेगा। तो ये जो कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है और ये नेगेटिव इनडायरेक्ट रिलेशनशिप को बताता है। लेबर सप्लाई कर्व जो होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, जो ये बताएगा कि रियल वेज रेट का लेबर एम्प्लॉयड के साथ कैसा संबंध है, पॉजिटिव। डब्ल्यू बाई पी जो है वो रियल वेज रेट है, डब्ल्यू जो है मार्केट वेज रेट या नॉमिनल वेज रेट है और पी जो है प्राइस, एवरेज प्राइस लेवल है। डाउनवर्ड स्लोपिंग इज डिमांड कर्व ऑफ लेबर, अपवर्ड स्लोपिंग इज सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम कहेंगे संतुलन का बिंदु। और यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर होगा, ये हमने डिस्कस किया था। और ये जो वेज रेट है ये इक्विलिब्रियम रियल वेज रेट है, डब्ल्यू बाई पी। एन एफ जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर को शो करेगा। अगर कुछ ऐसे लेबर हैं जो डब्ल्यू पी लेवल पे काम नहीं करना चाहते अपनी स्वेच्छा से, तो उसे हम मानेंगे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मानते। वो कहते हैं एनएफ पे किसी भी प्रकार का अनिच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाएगी या इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं पाया जाएगा। तो एनएफ जो है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर को दर्शाता है और क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग संतुलन जो है वो पूर्ण रोजगार पे स्थापित होता है। ये है लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। क्योंकि हमारा जो थ्योरी है वो है एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम की थ्योरी है, ये एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। इनकम या जिसे हम कहेंगे आउटपुट या टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन जितना होगा या कुल राष्ट्रीय। एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर पे जितना प्रोडक्शन होगा, पूर्ण रोजगार पे जितना कुल उत्पादन होगा, उसे हम कहेंगे संतुलन पे होने वाला वो उत्पादन होगा या इक्विलिब्रियम आउटपुट उसे कहेंगे। इसके लिए आप दो ग्राफ बनाइए, एक के नीचे एक ग्राफ।
एक्स एक्सिस पे एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर है और वाई एक्सिस पे रियल वेज रेट है। जहां पे लेबर डिमांड लेबर सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, एनएफ। इस एनएफ को आप नीचे की तरफ ड्रॉ कीजिए इस दूसरे ग्राफ में, और प्रोडक्शन फंक्शन के साथ इसे इंटरसेक्ट कीजिए। ये है प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ n। उत्पादन जो है उसका एक उत्पादन, मुख्य उत्पादन का साधन जो है वो श्रमिक है। तो कुल जितने लोगों को रोजगार मिला है वो कितना उत्पादन कर रहे हैं, उसके लिए हम प्रोडक्शन फंक्शन पे इस कर्व को आगे इंटरसेक्ट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वाई एक्सिस पे आपको मिलेगा आउटपुट, या इसको हम कह सकते हैं वाई एफ, आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, पूर्ण रोजगार पे होने वाला कुल उत्पादन, जिसे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट भी कहेंगे। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि पहले स्टेज में हमने दो चीज स्टडी की, लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम, श्रम बाजार संतुलन, और दूसरी तरफ हमने स्टडी किया इक्विलिब्रियम आउटपुट, संतुलन पे होने वाला उत्पादन। ठीक है, फर्स्ट स्टेज क्लियर है सबको? अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर आगे हम सेकंड स्टेज समझेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टेज समझते हैं। फर्स्ट स्टेज जो था वो था विदाउट सेविंग, विदाउट इन्वेस्टमेंट। अगर बचत नहीं है, निवेश नहीं है, तो कैसे इक्विलिब्रियम या संतुलन कैसे स्थापित होगा, ये पहला स्टेज था। दूसरे स्तर पे या सेकंड स्टेज पे हम देखेंगे अगर बचत है और निवेश की स्थिति है तो इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश होगा विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर सेविंग है तो इसका मतलब किसी प्रकार का लीकेज है। सेविंग हमेशा इन्वेस्टमेंट के बराबर होना चाहिए अगर हम इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, इसको कहेंगे कैपिटल मार्केट इक्विलिब्रियम, पूंजी बाजार संतुलन। एक्स एक्सिस पे हम लेंगे इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक सेविंग, बचत एवं निवेश। वाई एक्सिस पे लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम सिंबल यूज करेंगे स्मॉल आई। इन्वेस्टमेंट का जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, जो ये दर्शाता है कि इन्वेस्टमेंट का ब्याज दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कैसा संबंध है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। जितना ही ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना ही कम इन्वेस्टमेंट होगा, जितना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरी तरफ अगर बचत की बात करें, सेविंग्स की बात करें, तो इसका कर्व कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग। इस तरीके से अपवर्ड स्लोपिंग क्या दर्शाता है कि बचत का ब्याज दर के साथ सीधा संबंध है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितना ही ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना ही ज्यादा सेविंग्स होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर घटेगा तो सेविंग्स भी घटेंगी।
फिर से ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं समझने के लिए कि पूंजी बाजार में संतुलन किस प्रकार से स्थापित होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग इन्वेस्टमेंट, अपवर्ड स्लोपिंग सेविंग्स। एक्स एक्सिस में है इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक सेविंग, बचत एवं निवेश, और वाई एक्सिस पे है रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्मॉल आई से डिनोट करेंगे। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो ये बताता है कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे सेविंग, बचत बराबर निवेश है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब ये मान लेते हैं कि अगर मंदी की समस्या उत्पन्न होती है और इन्वेस्टमेंट जो है उसमें गिरावट देखने को मिलती है तो नया संतुलन कैसे स्थापित होगा। इन्वेस्टमेंट जो है मान लेते हैं उसमें गिरावट देखने को मिली, इसे आई डैश मान लेते हैं। आई डैश पे आप देखिए क्या हो रहा है, नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है एट पॉइंट T2 मान लेते हैं इसको, और पहले पॉइंट को मान लेते हैं T1। अब इसमें देखिए कि ये जो आई डैश आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पहले की तुलना में अगर इन्वेस्टमेंट होता तो कितना होता, T3 मान लेते हैं इसको। लेकिन नया इक्विलिब्रियम जो एस्टेब्लिश हुआ है वो कहाँ एस्टेब्लिश हुआ है, T2 लेवल पे, न्यू इक्विलिब्रियम। ये क्या दर्शाता है कि ब्याज दर जो है उसमें एक गिरावट आई है। I1 से हम मान लेते हैं I2 पे नया इक्विलिब्रियम जो है उस पे ब्याज दर जो है I2 लेवल पे। जैसे ही ब्याज दर में कमी आएगी इसका निवेश पे क्या असर पड़ेगा, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। T3 और T2 के बीच में जो आप गैप देख रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट में होने वाली गिरावट को दर्शाता है। जब ब्याज दर में कमी आई है, ब्याज दर में गिरावट आने की वजह से, सॉरी, ब्याज दर में गिरावट आने की वजह से निवेश जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। इंटरेस्ट रेट कम होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। T3 से T2 में जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, T3 से T2 के बीच में निवेश जो है वो उसमें वृद्धि आई है। दूसरी तरफ बचत पे या सेविंग्स पे इसका असर देखेंगे तो ब्याज दर में गिरावट होने के साथ साथ बचत में भी गिरावट आएगी। T1 से T2 लेवल में जो आप डिफरेंस देख रहे हैं वो दर्शाता है कि सेविंग्स या बचत में गिरावट आई है। तो दोनों चीजें एक साथ यहाँ हो रही है। ब्याज दर में गिरावट आने की वजह से निवेश जो है वो बढ़ा है T3 से T2 लेवल पे, और ब्याज दर में गिरावट आने की वजह से, इंटरेस्ट रेट में गिरावट आने की वजह से I1 से I2 लेवल पे सेविंग्स जो है वो T1 लेवल से T2 लेवल पे उसमें कमी आई है या गिरावट देखने को मिली है। नया इक्विलिब्रियम जो है वो इस पॉइंट पे स्टैब्लिश हुआ है जो कि हम T2 से दर्शा सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के बराबर है। तो कैपिटल मार्केट इक्विलिब्रियम में इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। कैपिटल मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है, I इज इक्वल टू S, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, जिसके लिए इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज फ्लेक्सिबल। सेकेंड स्टेज अगर सबको क्लियर है तो मैसेज आप लिख सकते हैं। अगर आपको सेकेंड स्टेज में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो सबको, एक स्टूडेंट ने लिखा है कि फिर से ग्राफ को एक्सप्लेन कर दिए। ओके, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो है वो इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है,
अपवर्ड स्लोपिंग कर्व जो है वो बचत या सेविंग को दर्शाता है। एक्स एक्सिस में हमने इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों लिया है और वाई एक्सिस पे हमने लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम स्मॉल आई से दर्शा रहे हैं। पहला जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो हम मान लेते हैं कि पॉइंट T0 पे एस्टेब्लिश हुआ है और इंटरेस्ट रेट जो है वो है I1। अब ये मान लें कि अगर किसी वजह से एग्रीगेट डिमांड में कमी आने की वजह से, कुल मांग में कमी आने की वजह से निवेश में जो है वो कमी आएगी, तो ये जो कर्व है ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा I डैश। अब जो नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है वो इस पॉइंट पे होगा T1। अगर आप देखें कि पहले की अपेक्षा आई में अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट को न ले और पहले की तुलना में अगर ब्याज दर I1 पे हम ले, तो निवेश का जो स्तर था वो था T2। पहला है T0, दूसरा पॉइंट है T1 और तीसरा पॉइंट है T2 जो ब्याज दर I1 पे है। अब हम ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट क्योंकि फ्लेक्सिबल है ब्याज दर, उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, तो I2 इंटरेस्ट रेट पे नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है T1 पे, इस पॉइंट पे। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब इंटरेस्ट रेट I1 से I2 में जाएगा, मतलब इंटरेस्ट रेट में गिरावट देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट रेट का इन्वेस्टमेंट या निवेश के साथ जो है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर इंटरेस्ट रेट में कमी आएगी तो उसका असर इन्वेस्टमेंट पे क्या पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अब आप देखिए I1 लेवल पे इन्वेस्टमेंट का लेवल क्या था T2, लेकिन I2 लेवल पे इन्वेस्टमेंट कितना है T1। तो ये क्या दिख रहा है, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट या निवेश में होने वाले गिरावट को दर्शाता है, क्योंकि ब्याज दर में गिरावट हुई है। अगर I1 डिक्रीज होगा तो इसका असर सेविंग्स पे क्या पड़ेगा, सेविंग्स जो है इंक्रीज डिक्रीज होंगी, क्योंकि इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो T0 से T1 पे जो आप देख रहे हैं वो दिखाता है डिक्रीज इन सेविंग्स या बचत पे होने वाले गिरावट को दर्शा रहे हैं, क्योंकि ब्याज दर में गिरावट आई है। तो दो चीज आपको समझना है कि नया इक्विलिब्रियम जो एस्टैब्लिश हुआ है पॉइंट T1 से, यहाँ पे T1 पे, वहां पे इंटरेस्ट रेट में कमी आने की वजह से निवेश जो है T2 से T1 में इंक्रीज हुआ है और सेविंग्स जो है T0 से T1 में डिक्रीज हुई है या उसमें कमी आई है, और नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है T1 पे, जो ये कहता है कि कैपिटल मार्केट में सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट की कंडीशन पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, जिसके लिए इंटरेस्ट रेट जो है वो फ्लेक्सिबल है, लोचदार है, उसमें आसानी से परिवर्तन लाया जा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो सबको। अब हम थर्ड स्टेज समझते हैं जिसमें हम बात करेंगे रोल ऑफ मनी। अगर मनी या मुद्रा जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है तो इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश होगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके लिए हम फिशर इक्वेशंस ऑफ एक्सचेंज लेंगे। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है उसके फिशर के इक्वेशन को हम लेंगे। इकोनॉमिस्ट हैं फिशर। ये हम पढ़ रहे हैं थर्ड स्टेज। यहाँ पे रिलेशनशिप है MV इज इक्वल टू PY। MV PY में M है क्वांटिटी ऑफ मनी, V जो है इनकम वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, मुद्रा की एक इकाई से कितनी बार एक मुद्रा की एक इकाई एक वित्तीय वर्ष में कितनी बार उपयोग में लाई गई है। The income velocity of money is defined as the number of times a unit of money is used for purchase of final goods and services in a period say during a year। एक वित्तीय वर्ष में एक इकाई मुद्रा से कितनी बार खरीदारी की गई है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की, वो है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। Y is level of aggregate output, कुल उत्पादन का स्तर।
P इज प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत दर। क्लासिकल थ्योरी में वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी को कांस्टेंट या स्थिर माना गया है। और ये माना गया है कि क्वांटिटी ऑफ मनी डायरेक्टली रिलेटेड है प्राइस लेवल के साथ। अगर मनी सप्लाई में या क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज होगी तो उसी के साथ साथ प्राइस लेवल इंक्रीज होगा, क्वांटिटी ऑफ मनी डिक्रीज होगी तो प्राइस लेवल भी डिक्रीज होगा। अब इसको हम ग्राफिकली देखते हैं कि किस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट किया जाता है। एक्स एक्सिस पे लेंगे क्वांटिटी ऑफ मनी, वाई एक्सिस पे लेंगे प्राइस लेवल। पी वाई बाई वी जो है ये दर्शाता है डिमांड फॉर मनी। पी वाई जो है दर्शाता है कि वाई जो है टोटल आउटपुट है, पी प्राइस लेवल है, और वी क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है इसलिए पी वाई बाई वी को माना गया डिमांड फॉर मनी को दर्शाता है। अगर हम मनी मार्केट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड ऑफ मनी के बराबर होना चाहिए, दैट इज क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस। ये कंडीशन है। डिमांड फॉर मनी जो है उसका कर्व हम अपवर्ड स्लोपिंग देख रहे हैं। अब हमको देखना है कि मनी सप्लाई की कंडीशन अगर चेंज होगी तो उसका क्या असर पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे। मनी सप्लाई को हम वर्टिकली ड्रॉ करेंगे। अगर मनी सप्लाई M0 पे है तो प्राइस लेवल जो है P0 पे होगा। मनी सप्लाई अगर M1 इंक्रीज करेगी तो प्राइस लेवल भी आप देख सकते हैं P1 लेवल पे चला जाएगा। तो ये क्या शो करता है कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी या मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाएगा तो उतने ही लेवल से प्राइस लेवल जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो वर्टिकल या इन इलास्टिक क्यों होता है। स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई है कि इसको रिपीट कर दिया जाए, फिर से समझ लेते हैं। एक्स एक्सिस पे है क्वांटिटी ऑफ मनी, वाई एक्सिस पे है प्राइस लेवल। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है, क्यू डी डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई फॉर मनी क्यू एस। ये डिमांड फॉर मनी का कर्व है। ये सब डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे आपके थर्ड पेपर में। यहाँ पे हम बस ग्राफिकली स्टडी करें इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश होगा। पी वाई बाई वी, M0 जो है इनिशियल लेवल ऑफ मनी सप्लाई है, M1 जो है इंक्रीज्ड मनी सप्लाई है जो डिपेंड करता है आरबीआई के पॉलिसीज इंटरेस्ट रेट्स पे। तो जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज होगी प्राइस लेवल भी इंक्रीज हो जाएगी। बस यही हम इसमें समझ रहे हैं कि मनी सप्लाई का जो असर है वो किस पे पड़ेगा, प्राइस पे पड़ेगा। नेक्स्ट समझेंगे क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व।
एक्स एक्सिस पे आप लेंगे आउटपुट, या जिसे हम कहेंगे एग्रीगेट सप्लाई, कुल पूर्ति, और वाई एक्सिस पे लेंगे कीमत दर या प्राइस लेवल। एग्रीगेट सप्लाई का कर्व जो है वो आप देखेंगे वर्टिकल या इनइलास्टिक है। प्राइस लेवल कितना भी इंक्रीज हो उसका असर एग्रीगेट सप्लाई पे नहीं पड़ता, ऐसा क्लासिकल्स मानते थे। एग्रीगेट सप्लाई को अगर बढ़ाना है तो जो सप्लाई साइड वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल लेबर सप्लाई, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक का स्तर, स्थिर पूंजी का भंडार और श्रम की जो पूर्ति है उसको बढ़ा के ही एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। कीमत दर में परिवर्तन लाने से एग्रीगेट सप्लाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इनइलास्टिक है, या एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कीमत दर पे निर्भर नहीं करती, ऐसा क्लासिकल्स का मानना था। यहाँ तक सबको क्लियर है तो कंफर्म कंफर्म कीजिए। अगर किसी को यहाँ पे कोई डाउट है अभी तक जो बताया गया तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। प्राइस लेवल और क्वांटिटी ऑफ मनी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितना ही ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मनी होगी, इसका मतलब कि उतनी ज्यादा मुद्रा जो है वो अवेलेबल है इकोनॉमी में, तो उतनी ज्यादा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी और उतनी ज्यादा प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। जितनी ज्यादा मांग बढ़ेगी उतनी ज्यादा कीमत दर में भी वृद्धि आएगी। ओके, तो अभी तक आप लोगों को क्लियर है, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम ग्राफिकली ये समझेंगे कि फुल क्लासिकल मॉडल जो है वो ग्राफ में कैसे आप बना सकते हैं। उसमें आपको 4 ग्राफ एक साथ प्लॉट करने हैं और सारे मार्केट को, लेबर मार्केट को, कैपिटल मार्केट को और मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को एक साथ प्लॉट करना है, और ये बताना है कि अगर किसी वजह से कुल मांग में कमी आती है तो उसके बावजूद भी संतुलन जो है असंतुलन पे जाता है, लेकिन वापस से संतुलन पे अपने आप आ जाता है बिना सरकार के हस्तक्षेप के या विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन के, जिसको कि लेजेस फेयर हम कहते हैं। क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, कंप्लीट क्लासिकल मॉडल। इसमें आपको 4 ग्राफ जो है वो एक साथ प्लॉट करने हैं। पहला जो ग्राफ है, जो लेफ्ट साइड में पहला ग्राफ है टॉप पे, वो लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम को दर्शाता है। हम एक्स और वाई एक्सिस पे कुछ लिख नहीं रहे हैं, हम आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं ताकि यहाँ पे क्लियर रहे फिगर। पैनल ए इसको आप कह सकते हैं, जो पहला फिगर है इसमें लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम जो है ये एस्टैब्लिश हमने किया है, जिसपे इक्विलिब्रियम पे ये है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, एक्स एक्सिस में लेबर एम्प्लॉयड है और वाई एक्सिस पे रियल वेज रेट है, जिसको आप लिख सकते हैं W/P। इसी को जब आप नीचे एक्सटेंड करेंगे और प्रोडक्शन फंक्शन से इंटरसेक्ट करेंगे, ये आपका y इज इक्वल टू FN, फंक्शन ऑफ n। यहाँ पे आपको मिलेगा फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे मिलेगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। ये जो वाई एक्सिस पे है आउटपुट या कुल उत्पादन जो संतुलन पे हो रहा है, इसी को हमें एक्स एक्सिस पे लेकर आना है, तो इसके लिए हम इसको एक्सटेंड करेंगे और 45 डिग्री की लाइन खींचेंगे। 45 डिग्री की लाइन खींचने की वजह से क्या होगा कि जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों पार्ट्स जो है एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि टोटल 90 डिग्री है, हमने इसे हाफ किया है। तो वाई एक्सिस पे जो आपका वाई एफ था वो सेम आपको अब मिल जाएगा एक्स एक्सिस पे वाई एफ। ये जो वाई एफ है इसको हम, ये जो ऊपर आप एक फिगर देख रहे हैं लास्ट फिगर, यहाँ तक एक्सटेंड करके लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कुल पूर्ति कितनी है, जितना उत्पादन होगा उतनी पूर्ति होगी बाजार में, ये हो जाएगा आपका एग्रीगेट सप्लाई का कर्व।
अब यहाँ जो लास्ट आप फिगर देख रहे हैं ये गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को बताता है, जहाँ एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होनी चाहिए। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई जो है वो वस्तु बाजार संतुलन का आप कह सकते हैं कंडीशन है। डिमांड और प्राइस का जो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, जितनी ज्यादा कीमत दर होगी उतनी मांग कम होगी। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो है वो डिमांड का प्राइस लेवल के साथ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप दर्शाता है। यहाँ पे जो आपको मिलेगा लेवल ऑफ प्राइस लेवल ऑफ आप कह सकते हैं प्राइस लेवल जो आपको मिलेगा P0 आप लिख सकते हैं, ये इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल है आपका। अब मान लेते हैं किसी कारणवश मंदी की सिचुएशन उत्पन्न होती है, तो आपका कर्व जो है कुल मांग का वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, इसको कह देते AD1। अब यहाँ पे जो प्राइस है आप देख सकते हैं ये डाउनवर्ड शिफ्ट होके P1 पे आ गया है। अगर प्राइस लेवल में गिरावट आएगी P1, तो रियल वेज रेट जो है वो कैसा शिफ्ट होगा, अपवर्ड शिफ्ट होगा। W/P1 आप इसको लिख सकते हैं। प्राइस लेवल में अगर गिरावट आएगी, क्योंकि नॉमिनल से हम एवरेज प्राइस को डिवाइड करें, अगर आपके डिनोमिनेटर P1 की वैल्यू कम होगी तो टोटल वैल्यू जो है या रियल वेज रेट जो है वो क्या होगा, पहले के मुताबिक ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं WP1 पे आपका जो डिमांड है, लेबर डिमांड वो कम है और लेबर सप्लाई जो है वो ज्यादा है। अगर लेबर सप्लाई ज्यादा है और लेबर की मांग कम है तो क्या होगा, इसकी वजह से रियल वेज रेट जो है, क्योंकि इस रियल वेज रेट पे लेबर डिमांड जो है कम है, इसकी वजह से रियल वेज रेट जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होके दोबारा से WP लेवल पे आ जाएंगे और इक्विलिब्रियम जहां पे था मान लेते E1 लेवल पे यहाँ वापस एस्टैब्लिश हो जाएगा। ये हमने पहले ही पढ़ा है, वेज फ्लेक्सिबिलिटी या प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की कंडीशन है। तो ये आपका एक कंप्लीट क्लासिकल मॉडल, जिसमें पहले फिगर में लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम है, दूसरे फिगर में आपका प्रोडक्शन फंक्शन और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है, थर्ड फिगर में बस YF को हमने Y एक्सिस से X एक्सिस पे शिफ्ट किया है और इस YF को एक्सटेंड किया है हमने फाइनल फिगर में, जो वस्तु बाजार संतुलन को दर्शाता है, जिसकी कंडीशन है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, या जिसे हम सिंपली कह सकते हैं सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। पूर्ति अगर मांग के बराबर है तो संतुलन स्थापित होगा पी नॉट पे। अगर डिमांड में कमी आएगी तो एग्रीगेट डिमांड का डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, प्राइस लेवल कम होगा, उसकी वजह से रियल वेज रेट जो है वो बढ़ जाएगा। और रियल वेज रेट के बढ़ने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डिफरेंस है ये बताता है कि एग्रीगेट सप्लाई, जो कि ये कर्व है, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड जो है वो कंपेरेटिवली कम है, जिसकी वजह से रियल वेज रेट WP पे फिर से स्थापित होगा और इक्विलिब्रियम जो है वापस से E1 लेवल पे एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट क्लासिकल मॉडल। सबको अगर समझ में आ गया तो कंफर्म कीजिए। ओके, क्लासिकल्स का जो मॉडल है ये आप लोगों ने समझ लिया। ग्राफिकली इसका स्टेटमेंट क्या था कि किसी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था में संतुलन जो है वो हमेशा बना रहेगा। अगर किसी कारणवश असंतुलन की स्थिति आती है, कुल मांग में कमी आती है, तो पूर्ति एवं मांग वक्र की शक्ति जो है या सप्लाई और डिमांड फोर्सेस जो हैं उनकी वजह से वापस से संतुलन जो है स्थापित हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि फिर से रिपीट कर लें। अभी 5 मिनट बचे, हम कोशिश करते हैं कि फिर से आप लोगों को 5 मिनट में फिर से समझा दें। पहला जो ग्राफ आप देख रहे हैं उसमें एक्स एक्सिस पे लेबर एम्प्लॉयड है, कितने श्रमिकों को रोजगार मिला है वो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे रियल वेज रेट है, वास्तविक मजदूरी दर। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो है ये लेबर डिमांड को दर्शाता है और अपवर्ड स्लोपिंग कर्व जो है ये दर्शाता है लेबर सप्लाई को। इक्विलिब्रियम जहां एस्टेब्लिश हो रहा है उसे हम कहेंगे W/P रियल वेज रेट,
और यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर जो है एनएफ से हम डिनोट कर देंगे। ये हो गया श्रम बाजार संतुलन या लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। अब हमें देखना है इतने लेबर को जब रोजगार मिल रहा है तो इससे कुल उत्पादन कितना हो रहा है, तो वो संतुलन पे होने वाला कुल उत्पादन होगा या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट भी उसे कहते हैं। उसके लिए हम पहले प्रोडक्शन फंक्शन ड्रॉ कर लेंगे, इसे y से डिनोट कर लीजिए और इसको नीचे शिफ्ट करेंगे। तो एन एफ लेबर, क्योंकि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ n है, उत्पादन फलन है ये, एन एफ या इतने लेबर एम्प्लॉयड करने पे आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वाई एफ लेवल या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है वाई एफ पे है, वाई एफ लेवल पे है। ठीक है, थर्ड जो ग्राफ है उसमें हम वाई एफ जो वाई एक्सिस पे उसको एक्स एक्सिस पे ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए हम पहले इस ग्राफ को जो 90 डिग्री पे है इसको 45 डिग्री में डिवाइड कर देंगे दो इक्वल पार्ट्स में और इस कर्व को एक्सटेंड करेंगे। ये बॉक्स बन गया। ये वाई एफ जितना वाई एक्सिस पे अब उतना ही एक्स एक्सिस पे है। वाई एफ या कुल उत्पादन डिसाइड करेगा कि एग्रीगेट सप्लाई या कुल पूर्ति कितनी होगी। कुल पूर्ति उतनी होगी जितनी वाई एफ होगी या कुल उत्पादन होगा। तो इस कर्व को हम एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइन जो हमें मिलेगी ये है एग्रीगेट सप्लाई की लाइन। एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा तो हमें वस्तु बाजार संतुलन या गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम मिलेगा। एग्रीगेट डिमांड जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी क्योंकि डिमांड का प्राइस लेवल या कीमत दर के साथ कैसा नकारात्मक संबंध है, जितनी ज्यादा कीमत दर उतनी ही कम मांग। ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड। अगर मान लेते हैं कि मंदी की सिचुएशन या रिसेशन की सिचुएशन आई, एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया AD1 पे, तो नया इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ एस्टेब्लिश होगा, P1 प्राइस लेवल पे, जो कि कीमत दर में गिरावट को दर्शाता है। प्राइस लेवल अगर में गिरावट आएगी तो रियल वेज रेट क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे WP1 पे। ठीक, रियल वेज रेट जब बढ़ेगा तो यहाँ पे आप देखिए कि WP1 रियल वेज रेट पे डिमांड कितनी है, इतनी, और सप्लाई कितनी है, इतनी। डिमांड क्या आपकी कम है और सप्लाई जो है वो ज्यादा है। अगर डिमांड कम है पूर्ति की सापेक्ष में तो रियल वेज रेट जो है उसमें गिरावट आएगी और वापस WP लेवल पे आ जाएगा और इक्विलिब्रियम जो है ओरिजिनल लेवल पे एस्टेब्लिश हो जाएगा, जो दिखाता है वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के कंडीशन को। आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लासिकल्स की जो थ्योरी है वो ग्राफिकली आप लोगों ने समझ ली। थ्योरेटिकली ये क्या कहती है कि किसी भी कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट इकोनॉमी में, किसी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो स्वतंत्र बाजार के नियमों के अधीन है, वहां पे संतुलन हमेशा बना रहेगा। किसी कारणवश असंतुलन आता है तो फिर से हम संतुलन पे चले जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने तीन चीजों का सहारा लिया था। एक सेज लॉ ऑफ मार्केट, सॉरी सेज लॉ ऑफ सप्लाई, जिसमें वो कहते हैं सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। दूसरा उन्होंने कहा था वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, और तीसरा क्या, इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबिलिटी। ये तीन इंपॉर्टेंट आधार हैं क्लासिकल्स के थ्योरी के। लेकिन 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन या महामंदी आई और 1930s के पूरे एक दशक तक 10 सालों तक बनी रही, उसने ये साबित कर दिया कि क्लासिकल्स की थ्योरी जो है वो सही नहीं है और बिना गवर्नमेंट इंटरवेंशन के हम रिसेशन या मंदी से बाहर निकल के नहीं आ सकते। तो इसके लिए 1936 में जॉन मेनार्ड कीन्स ने एक किताब लिखी थी और इसमें इन्होंने सल्यूशन दिया था कि कैसे मंदी से निकला जा सकता है, और उसके लिए उन्होंने कहा कि हमें फिस्कल पॉलिसी या सरकार का सहारा लेना पड़ेगा और
एक्टिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन से एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड को बढ़ा के हम मंदी से या रिसेशन से बाहर निकल सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही स्टडी करेंगे। जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि कीन्स की थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्या थी। कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कीन्स का आय एवं रोजगार का सिद्धांत जो बताता है कि मंदी से किस तरीके से बाहर निकला जा सकता है।